हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे लक्ष्य बैच में। बच्चों, आज की तबीयत मेरी थोड़ी-सी ना ख़राब है। कल बहुत भाग-दौड़ हो गई, आज भी पापा को लेके हॉस्पिटल गया था ना, तो मुझे गर्मी लग गई है और उस चक्कर में लूज़ मोशन हो गया है। और कल भी रिकॉर्ड क्लासेस मिली थी, तो मैंने कहा क्लास बंद नहीं करूँगा, जैसे-तैसे ले लेता हूँ लाइव, ठीक है? तो मैं लेके आ गया हूँ लाइव, बैठे-बैठे आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो आज की क्लास पेन टैब में आएगी। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से। आज की क्लास, बाकी कल से फिर डिजिटल बोर्ड में आ जाएगी, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे बोल रहे थे सर विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो बच्चों वो बिहार बोर्ड के लिए ओनली। अगर आप यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड, झारखंड, सीबीएसई बोर्ड से हो, तो यहाँ पर विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण से बड़े-बड़े नंबर में प्रश्न आते हैं। और जो-जो प्रश्न मैं लाया हूँ, सारे बोर्ड एग्ज़ाम में आ रखे हैं, ठीक है? जो आए नहीं है कभी, जो आपके मतलब का नहीं है, उसको मैं कराऊँगा भी नहीं। तो पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, उदाहरण नंबर 30। कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके Q पर रुक जाती है, ठीक है? हमारे पास एक कार है, ठीक है? वो बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है और Q पे जाके रुक जाती है, ठीक है? कहाँ से चलना प्रारंभ करती है? P से प्रारंभ करती है और मान लेते हैं ये Q पॉइंट है, यहाँ पर आके रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो देखो, इस पॉइंट का नाम मेरे पास क्या है? P है और इस पॉइंट का नाम मेरे पास Q है, ठीक है? कह रहे हैं कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में इतनी है। ये जो कार जो पहले यहाँ थी और कार यहाँ पर पहुँच गई, उसकी जो टोटल दूरी है, दूरी का जो रूप है वो इस रूप में दे रखा है। जो दूरी है ना हमारी, ठीक है, x के रूप में हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? टी स्क्वायर 2 माइनस टी बट्टे 3, ठीक है? ये हमें दूरी दे रखी है, ठीक है? हमसे क्या बोल रहा है? कार को Q तक पहुँचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P और Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए, ठीक है? ये जो दूरी आपको x में दे रखी है, ये निकालनी है। ये तभी निकलेगी जब हमें t का मान पता होगा। जैसे ही मैं t का मान रख दूँगा, मुझे दूरी मिल जाएगी, ठीक है? कह रहे हैं जो पहले कार यहाँ पे थी, यहाँ पे पहुँच गई कितने मिनट में? t मिनट में। वो t आपको ज्ञात करना है, वो t आपको ज्ञात करना है, ठीक है? तो मान लेते हैं, क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या लिखोगे? माना कार टी सेकंड में वी टी सेकंड में टी सेकंड में वेग v है, वेग v है। और ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कक्षा 11 में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उससे रिलेट करता है, ठीक है? अगर आपको एक्स दिया होता, दूरी दिया होता था, अगर आप एक बार अवकलज कर देते तो उससे हम क्या बोलते थे? वेग बोलते थे। 2 बार अवकलज करते थे तो क्या बोलते थे? त्वरण बोलते थे। याद आया कुछ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट? उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। तो देखो हमारे पास क्या है? यहाँ लिखेंगे चूंकि हमें दूरी फलन दे रखा है, दूरी फलन क्या दे रखा है बच्चों? एक्स दे रखा है। ये है टी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर टी बट्टे 3। तो मैं क्या करूँगा ना, टी स्क्वायर से अंदर गुणा कर दूंगा, 2t स्क्वायर माइनस के टी की पावर 3 बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक है जी? ये मेरा दूरी फलन मिल गया, जो कि किस रूप में है? एक्स के रूप में है। तो मुझे किसके सापेक्ष अवकलज करना होगा? बताओ बताओ। टी के सापेक्ष अवकलज करना होगा, क्योंकि जो एक्स फलन है वो टी के रूप में है। तो अगले स्टेप में हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे? टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, अरे यार, ठीक है जी, करते हैं अवकलज। तो पहली बार एक बार फलन यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास x बराबर क्या आया था? 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब
बट्टे में 3 था। करते हैं अवकलज इसका, टी के सापेक्ष करना है तो dx बट्टे dt करो। 2 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का अवकलज क्या होगा 2t, 1/3 कांस्टेंट है, टी क्यू का अवकलज क्या होगा 3t स्क्वायर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि भैया 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 4t और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं उच्चतम वगैरह दिखाना है क्या, ना ना। तो यहाँ से देखिए हमारा टी आ जाएगा ओवरनिस्ट, यहाँ से बचेगा 4 माइनस टी, तो dx बट्टे dt ये हमें मिला। बताइए बच्चों, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। अब देखिए, चूंकि चूंकि देखो बच्चों, ये dx बट्टे dt हमें क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा वेग है, ये हमारा वेग है। क्योंकि आप जानते हो dx बट्टे dt क्या होता है, वेग होता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है। तो आप जानते हो जब प्रारंभिक वेग होता है हमारा, प्रारंभिक स्थिति में जब कार हमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे अभी हमने कार को स्टार्ट भी नहीं किया है, कार अपनी जगह पे खड़ी हुई है, टी हमारा 0 है, समय 0 है, तो उस स्थिति में आपका जो वेग होगा वो क्या होगा 0 होगा। कार चली ही नहीं है, कार स्टार्ट ही नहीं हुई है, कार अपनी जगह पे यूं खड़ी है 0 सेकंड में, तो कार का वेग क्या होगा 0 होगा। तो उस कंडीशन का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सर पूछा गया है, तो यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति में। ठीक है, आप क्या लिखोगे प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में जो dx बट्टा dt होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो रखो 0, dx बट्टा dt क्या है t माइनस 4 माइनस टी। ठीक है, एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना है, रख दो। यदि t बराबर 0, तो t बराबर जब 0 है तो v हमारा 0 ही होगा। इससे मुझे कोई फायदा मिला नहीं। अब अगले स्टेप में आ जाओ। यदि यदि 4 माइनस टी को अगर मैं 0 रखूंगा तो माइनस टी उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो मुझे मेरा टी का मान क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो दो समय आए, ये दो समय आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जब टी का मान 0 होगा कार यहाँ पर है, और 4 सेकंड बाद कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी, क्यू की जगह पे पहुँच जाएगी। तो मुझे हमें क्या निकालना है, टी निकालना था, समय निकालना था कितने समय पहुँचती है। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा, हमें हमारा उत्तर मिलेगा 4 सेकंड। कार 4 सेकंड में पी से क्यू तक पहुँच जाती है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहना, मैं कमेंट यहाँ से पढ़ रहा हूँ। ठीक, आज विविध प्रश्नावली कर रहा हूँ, बच्चे जुड़े नहीं है लाइव, बताओ, मैं इनको बता बता के थक गया। तुम देख लेना विविध उदाहरण से, विविध प्रश्नावली से कितने ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अगर ना आए ना तो मेरा नाम बदल के तुम जो रखना चाहो रख लो, लेकिन आएगा ज़रूर, ये मेरी गारंटी है, बाकी आपकी चॉइस है। तो अब हमें क्या निकालना है, अर्थात दूरी निकालनी है, अर्थात टी बराबर 4 सेकंड में दूरी। ठीक है, तो हमारे पास x क्या था, दूरी फलन क्या था, दूरी फलन था हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 2 टी बट्टे 3, यही था ना। टी स्क्वायर का मान रखो, टी का मान रखो 4। अब इसको हल कर दो, 16 3 दूनी 6 माइनस 4 बट्टे में 3। थोड़ा और हल करते हैं, 16 गुणा 2 बट्टे में 3, यही होगा ना, 16 दूनी 32 बट्टे 3। ठीक बच्चों, 32 बट्टे 3 दूरी है, तो मात्रक क्या होगा मीटर होगा आंसर। तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप एक बार दोबारा जरूर देख लेना, आराम से बन जाएगा, सिंपल। आगे बढ़े बच्चों अगले प्रश्न में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना क्लास के खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जानते हो ना, या फिर एप्लीकेशन में डाल दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट अभी डाल दूंगा, देख लेना। ये बन गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में।
तुम क्वेश्चन पढ़ो ना भाई, तुम्हें अगर क्वेश्चन पढ़ के इंपॉर्टेंट फील अगर ना हो, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन पढ़ने से हमें फील हो जाता है कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तुम्हें अगर इंपॉर्टेंट फील ना हो तो तुम मत देखो वीडियो, मैं तो ये कहता हूँ। हर क्वेश्चन बड़े नंबर में आता है यहाँ से, छोटे मोटे नंबर में नहीं आएगा, सीधे बड़े, सबसे बड़े से बड़े नंबर में आता है। अगला क्वेश्चन तगड़ा है, और ये इस साल लिख के ले लो, जरूर आएगा। लिख के ले लो तुम मेरे से, और ये कई बार पहले पूछा भी गया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले एक उल्टे लंबवृत्तीय शंकु के जैसा है। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ नहीं आएगा, ये आपको ऐसे बनाना है। उल्टा शंकु है, ठीक है। इसका अर्धशीर्ष कोण इतना है, ये जो अर्धशीर्ष कोण ये हमें दे रखा है, ठीक है। इसमें 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? मीटर क्यूब क्या होता है? आयतन। ये आयतन में परिवर्तन, मिनट मतलब समय, ये हमें dv/dt दे रखा है। 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट, ये हमें dv/dt दे रखा है। जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष हो रहा है। दर से पानी भरा जाता है। पानी के स्तर के बढ़ने की दर, पानी का स्तर कैसे बढ़ेगा? ऐसे से ऊपर का बढ़ेगा ना, यानी कि h ऊंचाई बढ़ने की दर उस क्षण ज्ञात कीजिए जब टंकी में पानी 10 मीटर ऊंचा हो। यानी कि पानी की जो ऊंचाई है वो हमें, उसकी परिवर्तन की दर निकालनी है, हमें dh/dt निकालना है जब ऊंचाई 10 मीटर हो। जब h कितना दे रखा हूँ? 10 मीटर दे रखा हूँ। क्वेश्चन पढ़ा आपने, समझ में आया क्या दे रखा है, क्या निकालना है? क्लियर हो गया। सो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जो दिया है। आप ऐसे माना करके लिख लेना, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h व अर्धशीर्ष कोण अल्फा है, ऐसे लिख लेना पहले माना करके। उसके बाद लिखना दिया है। क्या दिया है अपने को? हमें दे रखा है dv/dt, आयतन में जो परिवर्तन है वो हमें दे रखा है 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट। प्रति मिनट से याद लगा कि परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है। उसके बाद हमें बोला पानी के स्तर, पानी का स्तर यानी कि ऊंचाई, उसकी परिवर्तन निकालनी है, dh/dt निकालना है। कब? जब उसकी ऊंचाई कितनी हो? 10 मीटर हो। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक चीज और दे रखी है, अर्धशीर्ष कोण अल्फा बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है? चूंकि अर्ध शीर्ष कोण, हमें अर्धशीर्ष कोण क्या दे रखा है बच्चों? क्या मैं लाइव हूं, आपको दिख रहा हूं ना बच्चों? अर्धशीर्ष कोण मैं लाइव हूं, आपको दिख रहा है ना बच्चों? मेरे को एक बार कमेंट कर दो, मैं श्योर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ जिसमें मुझे कमेंट शो यहाँ नहीं हो रहा है, मुझे इधर देखना पड़ रहा है कमेंट के लिए। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं लाइव हूँ बच्चों, मैं दिख रहा हूँ ना? मैं अल्फा अर्धशीर्ष कोण क्या दे रखा है? 10 इनवर्स 0.5। हाँ सर लाइव हूँ, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। तो ये अपने पास है। तो देखो, क्योंकि 10 इनवर्स है अल्फा है, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई 10 का कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर उपयोग करना ही पड़ेगा। तो आप जानते हैं 10 अल्फा बराबर क्या होगा? 10 थीटा सूत्र क्या होता है जानते हैं? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना? ट्रिक तो पता होगा, कक्षा 10 में मैंने सिखाया था। साइन कॉस 10 कॉसिक सेक कॉट, तो लंब बट्टे आधार होता है। लंब क्या है? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये मेरा लंब है, ठीक है। लंब बट्टे आधार, ये लंब है, सामने वाला कर्ण, तो ये अपना क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। तो 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब मेरा है r और आधार मेरे पास है h, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 10 उधर जाके इनवर्स में चढ़ जाएगा, तो यह है 10 इनवर्स r/h, ठीक है। और बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि भैया हमें तो अल्फा का मान दे रखा है, हमें अल्फा का मान दे रखा है, इस अल्फा के मान को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, यहाँ पर रख देना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? अल्फा का मान उठाकर रख देंगे,
यहाँ से ये अल्फा का मान उठाकर यहाँ पे मैं रख दूंगा। अल्फा का मान रखने पर मान रख देते हैं। तगड़े क्वेश्चन है भाई, फाड़ू क्वेश्चन है ये, गलती से भी इनको स्किप मत करना, फिर बोर्ड एग्जाम में नंबर भी स्किप होंगे, और एक दो नहीं, बहुत बड़े बड़े नंबर में आते हैं ये। तो देखो बच्चों, यहाँ से क्या होगा, इधर से टेन इनवर्स है, इधर से टेन इनवर्स है, बराबर है, हट जाएगा। तो इधर अपनी तरफ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा अपना 0.5, और यहाँ बचेगा R/H। ठीक हो गया, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक नहीं होगी। 0.5 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो R का मान मुझे क्या मिल गया, सॉरी R बराबर आप निकाल लीजिए, यहाँ से H/2 आ जाएगा, बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा H/2। जहाँ जरूरत पड़े इस्तेमाल करो। मैंने R का मान H के पदों में क्यों निकाला, आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, नहीं आ रहा, मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन, आपके मन में तो नहीं आता ना। मैंने R का मान S के पदों में क्यों निकाला, क्योंकि मुझे परिवर्तन क्या चाहिए, dH/dt चाहिए। तो जितना पॉसिबल हो सके सभी मानों को H के फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, आयतन में परिवर्तन दे रखा है, तो हमें आयतन चाहिए होगा, शंकु का आयतन। अब आ जाओ, चूंकि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर, सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई R²H। R को R ही बोला, H को हमने H ही बोला शंकु में। अब हम क्या करेंगे, इस R के मान को उठाकर रखेंगे, इस फंक्शन को H के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैंने हमेशा बोला ना, वेरिएबल सिंगल रखना होता है, तो मैं R के मान को उठाकर रख देता हूँ। ये हो जाएगा पाई/3, R का मान H/2 स्क्वायर गुणे में H, तो V हमें मिल जाएगा पाई 4×12 H² गुणा H की घात 3, पाई H³ बट्टे में 12 आ जाएगा। ये हमें हमारा फलन मिल गया प्रॉपर। और परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। देखिए, मीटर/मिनट dV/dt दे रखा है, तो मुझे यहाँ अवकलज किसके सापेक्ष करना होगा, समय के सापेक्ष करना होगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे t के सापेक्ष अवकलज करने पर dV/dt, ध्यान रखिएगा। तो पाई/12 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, H³ है, पहले पावर सॉल्व होगी, 3 सामने आ जाएगा, 1 घात कम हो जाएगी, और H का अवकलज क्या हो जाएगा, dH/dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, dV/dt आपको दे ही रखा है, dV/dt कितना दे रखा है आपको, dV/dt दे रखा था 5, तो इसकी जगह पे मैंने मान रख दिया 5। ठीक है, कुछ कट रहा है, काट दो, 3×4 तो ये हो गया पाई/4। H का मान क्या रखने के लिए बोला था हमें, 10 रख दो H की जगह, स्क्वायर dH/dt। अगले पेज में आ जाए, यहाँ हमारे पास क्या है, 5 है ना, फिर क्या था पाई/4, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 dH/dt। तो देखो बच्चों, काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, 25 गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, पाई गुणे में इधर के बट्टे में आएगा, dH/dt। काटोगे 5 कम 5 बचे 25, तो ये आ जाएगा 1 के बट्टे में 5 पाई dH/dt। ये परिवर्तन आया। अब इसको मात्रक में भी छोड़ना है ना, बिना मात्रक के छोड़ोगे नंबर कटेंगे, क्योंकि H है, H का मात्रक क्या होता है, ऊंचाई है, मीटर में दे रखा है मीटर, समय हमें मिनट में दे रखा था dt, समय का मात्रक मिनट। ये आंसर आ गया। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः शंकु की ऊंचाई, यानी कि पानी की चढ़ने की दर, शंकु की ऊंचाई 1/5 पाई, पॉजिटिव में है तो बढ़ रहा है, कि दर से, अच्छा मात्रक तो नहीं लिखा ना, मैं मात्रक नीचे लिख देता हूँ, कि दर से बढ़ रही है, ऐसे लिखोगे।
पॉजिटिव होता है तो लिखते हैं बढ़ रही है, और नेगेटिव में आता है तो लिखते हैं घट रही है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इस प्रश्न में बताइए, कमेंट करिए। कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस प्रश्न में, कोई दिक्कत बच्चों बताइए। आ गया सबको समझ में? तगड़ा क्वेश्चन था भाई, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये प्रश्न इस साल जरूर आएगा, इससे पहले भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये मेरा दिल कह रहा है कि इस साल जरूर आएगा। ठीक है, तो कर जरूर लेना, मैं फालतू क्वेश्चन कभी नहीं बताता। और ये वायरल प्रश्न है, जितने भी करा रहा हूँ सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, तभी मैं करा रहा हूँ। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, यूपी बोर्ड में तो बहुत बार पूछा गया है, वो भी सबसे बड़े बड़े नंबर में, 8 नंबर में यूपी बोर्ड में। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट आपने कभी पढ़ा ना हो। ठीक है, या आपको ना आता हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फलन दे रखा है, आपको बताना है किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल पर ह्रासमान है। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए करते हैं शुरू। मैंने बीच में 1-2 एग्जाम्पल नहीं भी लिए हैं, क्योंकि वो बकवास प्रश्न है, वो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट से भी रिलेट नहीं कर रहा है, तो मैंने उनको नहीं लिया है। ठीक है, जैसे हमें इस वाले में आ जाओ, फंक्शन क्या दे रखा है, 3/10 एक्स की पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस 36/5 प्लस का 11। तो जो भी फलन दिया जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक बार अवकलज करते हैं। तो करो भैया अवकलज। अवकलज हर एक बच्चों को आता होगा। कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा 4x³ कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा 3x², कांस्टेंट बाहर, ये हो जाएगा 2x, कांस्टेंट बाहर, x का अवकलज 1 और कांस्टेंट का अवकलज 0। ठीक, तो हमें क्या मिला, f'(x) 4×3 = 12 बट्टे में 10 x की घात 3, 4×3 = 12 बट्टे 5 x², 3×2 = 6x, और यहाँ पर है 36/5। कोई बच्चों दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? परेशानी अभी आएगी, अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर में आएगी। देखो, अगर हम ऊपर ऊपर से देखें, 6 का भागा सब में जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 6 निकालता हूँ ऊपर से उभयनिष्ठ, नीचे से निकालता हूँ 5 उभयनिष्ठ। इससे फायदा क्या होगा, देखो 6×2 = 12 x³। ठीक है, 6×2 = 12 बट्टे में मैंने 5 बाहर निकाला, कट जाएगा ना यहाँ से। एक सेकंड और सॉल्व हो सकता है, और सरल हो सकता है। देखो कटेगा ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो 2×5 = 10, 2×6 = 12। ठीक है, अब आपका 6/5 निकल गया बाहर, तो यहाँ से बचेगा x³। 6×2 = 12 बट्टे का 5 तो बाहर आ गया, x²। 6 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, लेकिन बट्टे में तो 5 नहीं है इसमें। अब बट्टे में नहीं तो वो गुणे में आ जाएगा। 6 बाहर आ गया तो बट्टे वाला गुणे में लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5x। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, बट्टे में मैंने 5 बाहर निकाला है, यहाँ बट्टे में 5 है, नहीं है, तो जो नहीं है वो गुणे में चला जाता है। 6 तो बाहर आ गया और ये 5 गुणे में चला गया, 5x। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 6×6 = 36, 5 तो पहले ही बाहर आ गया था ये। अब अगले काम में क्या करते हैं, हमें क्रांतिक बिंदु निकालना होता है। क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना होता है। ठीक है, तो उससे पहले हमें हमें पहले क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। इसका क्या करना होगा, गुणनखंड। ये सबसे बड़ा टास्क है, प्रश्न तो बहुत आसान है और इसीलिए बड़े नंबर में आता है। ठीक, तो देखो, यदि देखो यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, 6 का गुणनखंड क्या होता है, +-1 +-2 +-3 और +-6।
इन्हीं में से कोई एक आएगा। कक्षा 9th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पर 1 रखूं, अगर मैं x की जगह यहाँ 1 रखूं, क्या इसको ये 0 बना रहा है? रख के देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बहुपद क्या है, px बराबर, हल्के में मत लेना इस प्रश्न को, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो भी बड़े नंबर में, ठीक है। तो x की जगह मैं क्या करता हूँ, एक रख के देखता हूँ, गुणनखंड विधि लगा रहा हूँ। क्या ये 0 बना रहा है? 1 का घात कुछ भी हो, 6 और 1 7, 7 में 7 या 0, 0 बना रहा है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से x बराबर 1, यहाँ देखिए x बराबर 1 था ना, इसने संतुष्ट किया है। जैसे ही मैंने इसमें रखा, इसने इसको क्या बना दिया, 0 बना दिया, यानी कि x माइनस 1 इसका बहुपद होगा, x माइनस 1 गुणनखंड होगा, ठीक है। जैसे मैंने x की जगह पर 1 रखा तो मुझे 0 मिल गया। अब आप माइनस का 1 रख के देख सकते हैं, 2 रख के देख सकते हैं, 3 रख के देख सकते हैं, जो संतुष्ट करेगा वो हो जाएगा। एक विधि तो ये है। कितने गुणनखंड बनेंगे, 3 गुणनखंड बनेंगे। x की घात कितनी है, 3 है। अगला एक तरीका आपने कक्षा में सीखा होगा कि एक गुणनखंड मिल जाने पर उसको जब हम इससे भाग देंगे तो द्विघात आता है, फिर उसको हल करोगे तो 2 और आएगा, तो वो और लंबा प्रोसीजर हो जाता है, और लंबा प्रोसीजर हो जाता है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ये वाला किया है कि x का मान मैंने 1 रख दिया तो मुझे दिख गया। और दिमाग में रखो, अगर मैं x का मान 2 रखूं, यदि x का मान में 2 नहीं माइनस का 2 रखता हूँ, ठीक है, इन्हीं में से ही कोई होगा, जो भी होगा इन्हीं में से होगा। जो भी यहाँ अचर होता है ना, उसका हम गुणनखंड करना होता है, और उन्हीं में से ही कोई एक आता है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो मैंने अब की बार क्या किया, x की जगह में -2 रख के देखता हूँ। मेरा बहुपद क्या है यार, मैं तो भूल गया ना, बहुपद क्या है, x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अब मैं क्या करता हूँ, x की जगह पर मैंने माइनस का 2 रखा, रखो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस का 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 प्लस का 6, माइनस का 2 रखा था ना, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8 और 8 16, 16 में 16 घटाएंगे 0 आ गया, इसने भी 0 बना दिया। x माइनस 2 संतुष्ट कर रहा है, तो माइनस का 2 इधर आके क्या होगा, प्लस का 2, तो इसीलिए x प्लस 2 एक गुणनखंड है, 2 गुणनखंड में मिल गए, ठीक है बच्चों, 2 गुणनखंड में मिल गए। अब हमें चाहिए तीसरा गुणनखंड। तो जैसे -2 रखने पे मिला, ऐसे ही सोचो इसमें मैं 3 रखूँ या 6 रखूँ, प्लस का 3 रखूँ या माइनस का 3 रखूँ, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब की बार में x के जगह पर क्या करता हूँ, 3 रख के देखता हूँ, ठीक है। x की जगह पर 3 रख के देखता हूँ, तो देखो बच्चों रखते हैं, कहाँ रखना है अपने को, इस वाले बहुपद में, यहाँ रखना है। तो देखो रखते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 रख दो, 3 तिया 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 5 तिया 15 प्लस 6, 27 और 6 33, 18 और 15 33, क्या बना रहा है, 0, प्लस का 3 है, इधर के क्या होगा, माइनस का 3, तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए ये प्लस का 3 इधर के क्या होगा, माइनस का 3, इसीलिए, अरे यार p क्यों लिख दिया था मैंने, x लिखूंगा, ठीक है। तो प्लस का 3 इधर के क्या होगा बच्चों, माइनस का 3, एक गुणनखंड होगा, तीन ही गुणनखंड होने थे,
घात में कितना आता है? 3, 3 गुणनखंड। पहला गुणनखंड मुझे ये मिला x-1, दूसरा गुणनखंड मुझे x+2 मिला, तीसरा गुणनखंड मुझे x-3 मिला। ठीक है, अब ये तीनों मान मैं उठाकर यहाँ रख दूंगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? मेरी बेटी आ रही है फिर से। आशो ना, क्यूटी पाई, आ जाओ आ जाओ। तो पहला गुणनखंड होगा x-1, बिजली। दूसरा गुणनखंड हो जाएगा आपका x+2, और तीसरा गुणनखंड हमें क्या मिला था? x-3। ठीक है, ये गुणनखंड हमें मिल गए। हमारा काम अब एकदम आसान हो गया। सबसे बड़ा काम यही था जो हमने आराम से कर लिया। ठीक है, अरे ये अटैक ना कर दे इस पे। इधर आओ, इधर आओ, इधर से। ये डेली आ जाती हैं इसी टाइम पे हैं। जाओ बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको मत खुआ लो। जाओ जाओ, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट, अगला टॉपिक। अगला मतलब अगला स्टेप क्या होता है? क्रांतिक बिंदु के लिए हमें अंतराल निकालना, तो क्रांतिक बिंदु चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं? जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है बच्चों, लाइव हो ना मैं? तो रखो 0 के बराबर। 6/5 x-1 x+2 x-3, इसको 0 के बराबर रखेंगे। देखो ये तो कांस्टेंट, ये 0 नहीं होगा। इसको 0 रखोगे, इसको 0 रखोगे, इसको 0 रखोगे। ठीक है, तो हमें x के मान क्या मिलेंगे? इसको 0 रखोगे 1 मिलेगा, इसको रखोगे -2 मिलेगा, इसको रखोगे 3 मिलेगा। तो ये हमें x के मान मिल गए, क्रांतिक बिंदु मिल गए। अतः अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है? संख्या रेखा खींचनी होती है अंतराल बनाने के लिए। इधर होता है माइनस का इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस का इन्फिनिटी। और ढंग से लिखो, पहले -2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 3 आएगा। तो हमारे अंतराल कितने बनेंगे? देखो बच्चों, अंतराल कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4 अंतराल बनेंगे। आपको 4 अंतराल पे चेक करना है। ठीक है, आपको 4 अंतराल पे चेक करना है। कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन बड़ा है, बड़े नंबर में ही आता है लेकिन आसान। थोड़ा प्रोसीजर लंबा है लेकिन है बड़ा आसान। 4 अंतराल बन गए, अब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 अंतराल आ जाएंगे इसमें, पीछे जाना पड़ेगा। 4 अंतराल, पहला यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा, तीसरा यहाँ आ जाएगा, चौथा यहाँ आ जाएगा। ठीक, यहाँ हम क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं अंतराल। यहाँ क्या लिखते हैं? अंतराल। यहाँ क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स। ठीक, और इधर हम लिखते हैं चिन्ह। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या था बच्चों? एफ डैश एक्स हमारे पास था 6/5 x-1 x+2 और x-3। ठीक है, पहला अंतराल हमारे पास क्या था? -∞ से -2। अगला अंतराल क्या था? -2 से 1। फिर था 1 से 3, और फिर अगला था 3 से ∞। 4 अंतराल है। अंतराल हमारे ओपन इंटरवल्स होते हैं, तो हमें बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेने होते हैं।
ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एक मान मैं ले लेता हूँ एक्स का माइनस का 10। अब यहाँ रख के देखो, 6/5 क्या है? पॉजिटिव। एक्स की जगह पे माइनस का 10 रखोगे, -10 और -1, माइनस का 11 चिन्ह लेना है बस, माइनस का 11 हो जाएगा। -10 प्लस का 2 माइनस का 8, माइनस आ जाएगा। -10 और -3, माइनस का 13 आ जाएगा। तो गुणा करो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव गुणा नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव गुणा पॉजिटिव नेगेटिव। और नेगेटिव आने पे क्या होता है? हरासमान। नेगेटिव आने पे क्या होता है? हरासमान। यानी कि इस इंटरवल पे मुझे क्या मिलेगा? हरासमान। ठीक, -2 है, -1 है, तो बड़े मान की तरफ जाओ। तो यहाँ से बड़ा मान मेरा क्या आ सकता है? एक्स का मान मैंने माइनस का 1.5 ले लिया। ठीक है, अब आप जानते ही हो कि 6/5 क्या है? पॉजिटिव है। -1.5 में से माइनस का घटाओगे, माइनस आएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स की जगह -1.5 रखोगे, -1.5 में से 2 घटाओगे, पॉजिटिव आएगा। -1.5 -3 नेगेटिव आ जाएगा। गुणा करके देखो, प्लस गुणा माइनस, माइनस, माइनस गुणा प्लस, माइनस, माइनस गुणा माइनस, प्लस। और प्लस आने पे क्या होता है बच्चों? वर्धमान होता है। तो इस अंतराल में क्या होगा? फलन हमारा वर्धमान होगा। ठीक हो गया। अब आ जाओ 1,3 है ना, 1,3 बाउंड्री पॉइंट्स मत लेना, तो मैंने एक्स का मान बड़े की तरफ ले लो, 2.5 ले लिया। फिर देखो 6/5 तो पॉजिटिव है, एक्स की जगह 2.5 रखना, 2.5 में से 1 घटाऊंगा, 1.5 बचेगा पॉजिटिव का। फिर 2.5 में 2 जोड़ूंगा, 4.5 आ जाएगा पॉजिटिव का। 2.5 से 3 घटाऊंगा, माइनस में आएगा। तो पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव गुणा नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव आने पे क्या होता है? हरासमान। तो इस वाले इंटरवल पे क्या होगा? हरासमान होगा। ठीक, फिर आ जाओ 3 से इन्फिनिटी बड़े की तरफ जाओ, एक्स का मान मैं यहाँ से 10 ले लेता हूँ। 6/5 क्या है? पॉजिटिव। एक्स की जगह 10 रखूंगा, 10 में से घटेगा 9, पॉजिटिव। 10 में से 2 जोड़ूंगा, 12, पॉजिटिव। 10 में 3 घटाऊंगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 गुणा सब हो तो क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? वर्धमान। तो 2 अंतराल में वर्धमान आ रहा है, 2 अंतराल में ह्रासमान आ रहा है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे? अतः ह्रासमान इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो लिखेंगे अतः -इन्फिनिटी से -2 साथ में है, तो यूनियन लगाओ। यूनियन का मतलब साथ में क्या है? 1,3 पर फलन ह्रासमान है। फलन ह्रासमान है। अगर बच्चों मेरे जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आज के वीडियो में, सारे क्वेश्चन बड़े बड़े नंबर में पूछे गए हैं और एक एक नहीं 10 10 बार पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे टीचर ने बोल दिया ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, या तुम पीछे पेपर उठा के पलट के देख लो, अगर क्वेश्चन तुम्हें ये ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, इन क्वेश्चनों को कर लेना। बोर्ड एग्जाम में फिर नहीं तो रोते रहोगे, फिर मुझे याद करोगे, अरे सर ने कहा था हमने पढ़ा नहीं। प्लीज़ पढ़ लेना, और जो बच्चे पढ़ेंगे ना वो मुझे एग्जाम टाइम में थैंक यू ज़रूर बोलेंगे कि भाई हमने पढ़ लिया, आज हम बच गए, नहीं तो लटक जाते। फिर आ जाओ, किस पे पॉजिटिव है? इस वाले पे पॉजिटिव है, इस वाले पे पॉजिटिव है, तो इसमें आ जाते हैं -2,1 यूनियन, साथ में कौन सा है? 3, इन्फिनिटी पर फलन वर्धमान है। आंसर ठीक। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी अब नहीं होगी, है ना? मैं लाइव नहीं हूँ क्या? ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 34 है, 35, 36, 37, 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम कल करेंगे और फिर प्रश्नावली करेंगे। दोनों क्वेश्चन को डिजिटल बोर्ड में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तगड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी ना जाने कितनी बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, और है बड़ा आसान। बच्चे प्रश्न देख के भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, ये तो हलवा क्वेश्चन है।
कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो फलन आप देख रहे हैं, x का मान आपको 0 से बड़ा ही लेना है, इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान है। अगर कोई फलन निरंतर वर्धमान है, वर्धमान नहीं, निरंतर वर्धमान है, तो उसके लिए हमें क्या दिखाना होता है, f' को 0 से बड़ा दिखा देना है इस इंटरवल में, तो बात बन गई। इतना इजी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, और कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इस साल भी लगभग आया था, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, लगभग हर साल आ जाता है, किसी ना किसी सेट में मिल ही जाएगा। चलिए करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, हमें क्या दे रखा है, फलन दे रखा है, f(x) बराबर क्या है, tan इनवर्स sin x प्लस के cos x। ठीक है, ये हमारा फलन है। तो हमें वर्धमान निकालना हो, ह्रासमान निकालना हो, उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी फलन दिया जाता है उसका एक बार अवकलज करना होता है। कर दो भैया अवकलज। तो अवकलज करेंगे तो tan थीटा का प्लस क्या होता है, tan इनवर्स थीटा का प्लस क्या होता है, 1 के बट्टे में 1 + थीटा स्क्वायर होता है। तो 1 के बट्टे में 1 प्लस थीटा की जगह पर ये है, तो ये है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। फिर क्या होता है, अंदर वाले मटेरियल का क्या होता है, अवकलज। यहाँ हो जाएगा d/dx sin x प्लस cos x। ठीक, तो करते हैं अवकलज। sin x का प्लस क्या होता है, cos x, और cos x का प्लस क्या होता है, माइनस के sin x। अब नीचे आपको हल करना है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, इसको खोल दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आप देख पा रहे हैं कि भैया यहाँ एक सूत्र लगना है, यहाँ एक सर्वसमीका लगनी है। 2 sin x cos x किसका सूत्र होता है, sin 2x, कक्षा 11 में पढ़ा है आपने। तो ऊपर हमारे पास क्या हो गया, cos x माइनस का sin x, ठीक, और ये है एक, इसके जगह पे आ जाएगा एक, और ये हो गया अपना sin 2x। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, sin 2x। तो ऊपर अपने पास क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x 2 प्लस में sin 2x। ठीक है, ये अपने को मिला है f'(x). अब जो बच्चे स्मार्ट हैं वो तो क्वेश्चन को बड़ा इजीली टैकल करेंगे, और कुछ बच्चे एवरेज होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही चलता है, वो अपना दिमाग चलाने में लग जाएंगे और टाइम वेस्ट कर देंगे। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। क्या अप्रोच रखना है मैं बता रहा हूँ, कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें हमारा उत्तर पता है, हमें क्या लाना है, हमें दिखाने के लिए बोले, हमें अंतराल भी पता है, ये अंतराल है। तो इस अंतराल में हमें बताना है कि निरंतर वर्धमान है, यानी कि बस मुझे बताना है कि इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा, 0 से बड़ा होगा, दैट्स इट। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं, ये है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या इंटरवल था हमारा, क्लोज या ओपन। ठीक है, ये हमारा ठीक है, ये है इस अंतराल पे। अगर आपको मैं बताऊं, आप तो जानते ही हैं वैसे, यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ होता है आपका 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ आपका होता है पाई, यहाँ आपका होता है 3π/2, और यहाँ आपका 2π। हम जानते हैं कि 0 से पाई के बीच में सारे त्रिकोणमितीय मान पॉजिटिव होते हैं। ट्रिक है याद रखने का, क्या, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, है ना। तो 0 से π/2 हमारी रेंज यहाँ से यहाँ तक कर दी गई है। अगर 0 से π/4 अब हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, आधा आधी आ जाएगा, लगभग यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। इस अंतराल में अगर देखा जाए, तुम्हें अगर थोड़ा सा भी विश्वास ना हो, तो तुम 0 से π/4 में के बीच में कोई से भी एंगल ले लो, जैसे 30 ले लो,
और यहाँ पे रख के देख लो x की जगह पर 30 मान रख के देख लो, x बराबर 30 डिग्री ले लो और यहाँ रख के देख लो, तो भी देखना धनात्मक ही आएगा, धनात्मक ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं बाउंड्री के अंदर कोई जितने पॉइंट होते हैं हर बिंदु पे व्यवहार सेम रहता है। अगर एक पे भी डिफरेंट होगा तो सब पे डिफरेंट होगा। अगर इस इंटरवल के बीच में 30 डिग्री भी तो है, π/6 भी तो है, तुम यहाँ x के जगह पर 30 रख के देख लो और हल करके देख लो, तुम अपने घर से हल करो, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक एक मान आएगा। तो आपको बस स्मार्ट तरीके से बनना है, क्योंकि हमें अपना उत्तर पता है, हमें अपना उत्तर पता है। तो आपको बस ये लिख देना कि जो हमारा एफ डैश एक्स है, क्या है अपना एफ डैश एक्स, कॉश एक्स माइनस साइन एक्स 2 प्लस साइन 2x, ये जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि धनात्मक होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए फलन निरंतर वर्धमान है। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस इतना आपको लिखना था और ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। और ये प्रश्न इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये इस साल पूछा गया है और इसके अगला वाला जो उदाहरण है वो भी इस साल पूछा गया है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत तगड़े हैं और पूछे गए हैं इस साल, दोनों के दोनों। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एल्यूमिनियम की 3 मीटर गुणा 8 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटने पर बने एल्यूमिनियम के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा भी मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं तो यह ऐसा प्रश्न हम ऑलरेडी प्रश्नावली 6.3 में कर चुके हैं, है ना, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कोई बात नहीं, जब आया है दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास एक आयताकार शीट है, यह आयताकार शीट है हमारे पास, यह आयताकार शीट है, इसको फिल कर लेते हैं। ये हमारा आयताकार शीट है, इसके चारों कोनों से वर्गाकार काटना है। यहाँ से एक वर्ग काटना है समान टाइप का, इधर से भी एक वर्ग काटना है, इधर से भी एक वर्ग काटना है और इधर से भी एक वर्ग काटना है। ये जो वर्ग आप काट रहे हो वो सेम साइज के हुए हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ध्यान रखना, प्रश्न ने बोला है। तो जो आयताकार शीट हमें दे रखी है उसकी जो चौड़ाई है वो बोल रही है 3 मीटर, ठीक है जी। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या दे रखा है, 3 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई हमें दे रखा है वो दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होगा, ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, ठीक। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ये हमारा आयताकार शीट है, ये हमारी आयताकार शीट है, चारों तरफ से वर्ग काटे गए हैं सेम साइज के। मैं फिर से काट के दिखाता हूँ, मैंने आपको 6.3 में भी ऐसा क्वेश्चन करके दिखाया था। सो मैं देखो बच्चों यहाँ से एक वर्ग काट रहा हूँ, ठीक है। जो मैं वर्ग काट रहा हूँ, ये जो मैं वर्ग काट रहा हूँ इसमें क्या है, देखो मैं ये जो वर्ग काट रहा हूँ इसकी जो भुजा है वो मैं x सेंटीमीटर मान लेता हूँ। इधर से x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x, है ना। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये जो मैं चार तरफ से 4 वर्ग मुझे काटने हैं, एक तरफ से काट लिया, दूसरी तरफ से भी काटता हूँ, ठीक है। काट के आयताकार शीट जैसी आकृति बनेगी उससे हमें संदूक बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, संदूक बनाना है। 3 वर्ग काट दिया, ये चौथा वर्ग भी मैंने काट दिया, चारों तरफ से मैंने 4 सेम टाइप के वर्ग काट दिए। अब मुझे क्या करना है, इससे इस शीट से मुझे संदूक बनाना है, बक्सा बनाना है जिसका ढक्कन नहीं है, ढक्कन रहित है। तो इसको क्या करूंगा मैं, ऐसे मोड़ दूंगा, इसको क्या करूंगा मैं, ऐसे मोड़ दूंगा, फिर इसको मैं ऐसे मोड़ दूंगा और फिर मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा, ठीक है। ये देखो क्या बन गया, ये जॉइंट इसको अगर जोड़ लोगे तो ये आपका एक बक्सा बन जा रहा है, बक्सा बन जा रहा है जिसका ढक्कन नहीं है ऊपर से। तो ये एक संदूक है जो कि ढक्कन रहित है, ठीक है। देखो जो ये मैंने काटा है इसकी इसकी चौड़ाई कितनी है वर्ग की, x है, तो ये x काटा है तो इसको जब हम ऐसे ऊपर करेंगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी,
संदूक की क्या होगी, ये ऊंचाई होगी। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो संदूक बना है, अतः संदूक की विमा, ठीक है, संदूक की विमा बोले तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, लंबाई एल। देखो बच्चों, ये लंबाई है, टोटल 8 था, इधर से x कम हो गया, इधर से भी x कम हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी लंबाई है। टोटल 8 था, इधर से x कम हो गया, इधर से x कम हो गया, कितने x कम हो गए, 2x कम हो गए। तो लंबाई मेरे पास कितनी होगी बच्चों, 8 माइनस की 2x, 8 माइनस के 2x होगी, लंबाई होगी। अब आ जाओ चौड़ाई पे, चौड़ाई को हम 20 से दर्शाते हैं, कितनी थी, 3 थी, इधर से भी x कम हुआ है, इधर से भी x कम हुआ है, तो 3 में से कितने x कम हो गए, 2x कम हो गए। फिर आ जाओ ऊंचाई पे, संदूक की ऊंचाई मैंने बोला था क्या होगा, जो आप काट रहे हो उसी, देखो मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पर, ये देखिए, ये मेरी ऊंचाई है, ये जो मैंने काटा है ये हिस्सा क्या है, x है, इसी को फोल्ड करूंगा तो ये क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा। तो संदूक की ऊंचाई मेरी x है, संदूक की ऊंचाई मेरी क्या है, x है, और ये सब मीटर में है, ये सब बच्चों क्या है, मीटर में है। ठीक है, प्रश्न एक बार मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। एल्यूमिनियम की 3 × 8 मीटर की आयताकार चादर चादर के प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटने पर बने एल्यूमिनियम के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। दिखाया था मैंने बना के। इस प्रकार बने संदूक का आयतन को अधिकतम दिखाना है और ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन भी ज्ञात करना है, अधिकतम आयतन कितना होगा यह ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब आ जाते हैं प्रश्न पर। संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, ठीक है, आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, इसीलिए इसको v से दर्शाया जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चलो मान रखो, लंबाई हमारे पास है 8 माइनस के 2x, चौड़ाई मेरे पास है 3 माइनस का 2x, और ऊंचाई मेरे पास है x। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब गुणा करो, ठीक है, अब हम गुणा करेंगे। यहाँ पर है 8 माइनस के 2x, x अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस के 2x²। इस x से इसके अंदर गुणा कर दिया। अब मैं 8 से गुणा कर, स्क्वायर ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है ना, सब सही था। 4x³ 16 और 6 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, माइनस के 22x² प्लस के 24x, ये है फलन। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक बच्चों बताओ। ठीक है जी, ये हमारा फलन है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी एक सिली मिस्टेक हुई थी जिससे सवाल गलत हो रहा था, मेरी ही गलती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। पूरा दुनियादारी कर दिया। चलो बच्चों देखिए, ये हमारा फलन आ गया आयतन फलन, जो कि हमें बाद में आयतन ज्ञात भी करना है, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम अवकलज करेंगे x के सापेक्ष, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट नहीं, तो ये हो जाएगा 3x², 22 बाहर, x² का प्लस हो जाएगा 2x, 24 बाहर, x का प्लस हो जाएगा 1। तो हमें हमारा सिंगल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 तियाँ 12x², 22 दूनी 44x प्लस के 24। हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी मेरी वजह से, आपका टाइम वेस्ट हुआ, सॉरी। अब हम आ जाते हैं, डबल डेरिवेटिव करना होता है, कर देंगे डबल डेरिवेटिव। ठीक है, अवकलज करते हैं, तो 12 बाहर, x² का अवकलज 2x, 24 नहीं 44 है, x का अवकलज 1, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है बच्चों, 0।
तो हमें हमारा डबल डेरिवेटिव क्या मिला, 22 12 दूनी 24 x माइनस के 44। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखते हैं। तो ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव है, क्या है बच्चों, 12x² माइनस के 44x प्लस के 24। इसको हम रख देंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो कुछ ओपन स्टार है, 4 उससे कट जाएगा ना, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो बचेगा 3x² माइनस के 11x प्लस 6 बराबर 0। अब हमें इसको हल करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से शायद नहीं हो पाएगा, होगा क्या, गुणा करने पे 18 है और जोड़ने पर हो जाएगा 3x² माइनस के 11x प्लस का यहाँ पर 6 है, गुणा करने पे क्या है, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, 3 गुणा 6, ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करें तो 18 है, फिर ये चिन्ह देखते हैं और जोड़े तो 11 आए, तो 9 दूनी 18 और 9 और 2 को जोड़ोगे तो 11 आ रहा है, बात बन गई, रखिए यहाँ पर। तो ये तो गुणनखंड से ही हो जाएगा, जब भी नेगेटिव वो ब्रैकेट लगा के रखते हैं, 9x प्लस का 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 9x प्लस गुणा माइनस माइनस। ठीक, अब हम जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, 3 का भागा दोनों में जाएगा, x² है, x है, x का भागा दोनों में जाएगा, 3 बाहर आ गए, x² से 1x बाहर, 1x बचा, 3 3 9, x बाहर आ गया था नेगेटिव, यहाँ से 2 बाइनिस्ट है, 2 1 कम 2, 2 3, बाहर देखो नेगेटिव होने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 3 6, ये चीज और ये चीज सेम टू सेम आई है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। गुणनखंड बनाएंगे, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ है उसे लिख देंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर क्या होगा, प्लस का 3। यदि 3x माइनस 2 बराबर 0, माइनस का 2 इधर के प्लस का 2 और x का माना जाएगा 2/3। तो दोनों मान लेने क्या x के, जी नहीं, कोई एक सा ही लेना पड़ेगा, कौन सा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चों, अधिकतम मान। तो x का जो मान डबल डेरिवेटिव में रखने पर अधिकतम देगा उसी को लेना है, जो ऋणात्मक जो न्यूनतम देगा वो नहीं लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 रख के देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, 3 रख के देखते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव में तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 पर, यहाँ रखना है, यहाँ पर। ठीक है जी, रखते हैं d2v/dx²। हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पर 3 रख रहे हैं, 24 x की जगह पे 3 माइनस का 44, 3 चौके 12, 24 का 24, 24 दिन 48, 24 दिया 72, 72 हो गया, माइनस का 44, और 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, है ना। कुल मिला के धनात्मक आ रहा है, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है ना। x बराबर 3 रखने पर डबल डेरिवेटिव में धनात्मक आ रहा है, और धनात्मक आने पे क्या होता है, फलन हमारा न्यूनतम होता है, इसीलिए फलन x बराबर 3 पर न्यूनतम है। तो हम इसको नहीं ले सकते, क्यों, हमें तो अधिकतम चाहिए, फलन हमारा क्या, आयतन है, आयतन अधिकतम चाहिए मुझे, इस बिंदु पे क्या दे रहा है, ये न्यूनतम मान दे रहा है,
तो x बराबर 3 हम नहीं ले सकते हैं। तो x बराबर 3 नहीं होगा तो क्या होगा, 2/3 होगा। तो 2/3 तुम ऐसे ले सकते हो? नहीं, तुम इसको भी रख के देखना आना पड़ेगा, उसके बाद ले सकते हो। ये हो गया, घटा लोगे, फिर आपको चेक करना होगा x बराबर 2/3 पर। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे x बराबर 2/3 पर। को डबल डेरिवेटिव में 24 x की जगह पे 2/3 माइनस का 44, 3 × 24, 8 दूनी 16 माइनस का 44। तो कुल मिला के देखो 44 नेगेटिव का ज़्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आएगा। और डबल डेरिवेटिव अगर ऋणात्मक का आ रहा है तो फलन हमारा उच्चतम है, इसलिए x बराबर 2/3 पर फलन उच्चतम है। फलन उच्चतम है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, क्या बोला था, आयतन ज्ञात कीजिए। ये मेरा आयतन है v ना, तो जहां जहां आप x देख रहे हैं वहां क्या रख देना है, 2/3 रख देना है। यहाँ पर 2/3 रख देना है, तो हमें हमारा आयतन मिल जाएगा। निकालते हैं आयतन। अगले स्टेप में आप क्या निकालोगे, अतः आयतन। अतः आयतन, तो रखो आयतन 24, x की जगह पे आपको रखना है 2/3। चौबीस की लिख दिया, 4 है। ठीक है, 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 22 है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 24 दूनी 48/3। अब हमें इसको क्या करना है बच्चों, हल कर लेना है। हल करने पे जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। और ये प्रश्न बड़े नंबर में आता है, सबसे बड़े नंबर में, छोटे नंबर में नहीं आता है। आसान। मुझे इस प्रश्न को हल करना होगा खुद से तो 3 से 4 मिनट लगते हैं कॉपी में, लेकिन आपको मैं हर एक पॉइंट समझा रहा हूँ तो समय लग रहा है। आप भी जब करोगे ना, प्रैक्टिस बन जाएगी, तो ये क्वेश्चन 3-4 मिनट में ही हो जाएगा। तो देखिए लॉस पर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27, 3 9 27, 27 ऊपर आ जाएगा, 4 8 32 माइनस 9 तिया 27, 3 बार गया, 3 से ऊपर गुना हो जाएगा, 22, 4 तिया 12। ठीक है, प्लस 3 9 27, 9 बार गया, 48 की गुणा हो जाएगी 9 से। अब इसको भैया हल करना है। 32, 12 दूनी 24, हासिल लगा दो, 12 दूनी 24 और 2 26, फिर 8 9 8 9 72, 9 72 का 2 हासिल लगा 7, 9 चौकू 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43। बट्टे में कितना है अपना, 27। अब देखो प्लस वाले जोड़ लो, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 464 में से आपको 264 घटा देना है, बट्टे में 27 है, तो ये आ जाएगा 200 बट्टे में 27। ये हमें हमारा आयतन मिलेगा, आंसर। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिलेगा। हर चीज को मैंने डिटेल में समझाते हुए बताया, और आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अरे लाइव वाले ऑप्शन में डाउनलोड नहीं होगी, रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन में डाउनलोड मिलेगी। लाइव थोड़ी ना डाउनलोड होता है कभी, रिकॉर्डेड ही डाउनलोड होता है, लाइव थोड़ी ना होता है डाउनलोड। सेशन खत्म ही नहीं हुआ अभी तक, डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ से आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है। ये क्वेश्चन आज से पहले कभी भी नहीं पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, मैं बता दूं। ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया, पहली बार बोर्ड एग्जाम में आया था, इससे पहले कभी नहीं आया था, कभी भी नहीं, इस साल आया है बड़ा आसान।
ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एक निर्माता इतने रुपए प्रति इकाई की दर से, मतलब मान लो एक पेंसिल है, इस पेंसिल की जो कीमत है ना वो इतनी रुपए है, ठीक है, की दर से एक्स इकाइयाँ बेच सकता है। मतलब अगर एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए है तो 5 पेंसिल बेच सकता है, यानी कि 10 रुपए हो गए। एक पेंसिल की कीमत इतनी है, इतने पेंसिल वो बेच सकता है। कितने पेंसिल? एक्स पेंसिल वो बेच सकता है, और एक पेंसिल की कीमत इतनी रुपए है, मान लेते हैं। कह रहे हैं एक्स इकाइयों का जो उत्पादन मूल्य है, जो इसको बनाने में खर्चा आया है, वो इतना आया है। कह रहे इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो उसे अधिकतम लाभ, लाभ को क्या दिखाना है? अधिकतम दिखाना है, अर्जित करने के लिए बेचनी चाहिए। आपको लाभ को अधिकतम दिखाना है और उसके बाद कितना बेचा है, एक्स का मान भी आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पढ़ के बहुत टफ लग रहा होगा, यकीन मानो दोस्त बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, दिया है, देखो हमारा जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसको मैं एच एक्स से दर्शाता हूँ। सेलिंग प्राइस क्या होता है? अगर मैं बोलूँ एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए, तुमने 3 पेंसिल बेचे, तो तुमने कितने रुपए बेचे? 6 रुपए। तुम्हारी जो ये है पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत इतनी रुपये है, तुमने एक्स पेंसिल बेची है, तो तुम्हारा विक्रय मूल्य क्या होगा? इसको और इसको क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो तुम्हारा विक्रय मूल्य है ये गुणा ये तुम्हारा क्या है दोस्त? विक्रय मूल्य है। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, एक्स से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 100। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? ये अपना विक्रय मूल्य अपने को दे रखा है। अब हम बात करेंगे हमारे क्रय मूल्य, जो तुम्हें उत्पादन करने में मूल्य लगा है, इस पेंसिल को बनाने में जो पैसे लगे हैं, है ना, तो हम बात करेंगे उत्पादन मूल्य, बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को ही उत्पादन मूल्य कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य, उत्पादन मूल्य को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं अंग्रेजी में, तो सी एक्स से दर्शाएंगे कॉस्ट प्राइस। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमें दे रखा है एक्स बट्टे 5 प्लस के 500। ठीक है जी, ये हमारा विक्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य है। हमें लाभ ज्ञात करना है, और लाभ वाला जो फलन है उसे हमें अधिकतम दिखाना है। कक्षा 6-7 में पढ़ा होगा, लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, चूंकि फलन मेरा एक्स एक्स में, तो लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहते हैं, तो मैं इसको पी से दिखाऊंगा, पी एक्स, या सिर्फ पी रहने दो, एक्स को गोली मारो, पी रहने दो। विक्रय मूल्य मेरा क्या है? यह है 5x माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टा 100। क्रय मूल्य क्या है मेरा? x बट्टा 5 प्लस के 500। सिंपल। अभी फलन निकालूंगा, उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव करना, डबल डेरिवेटिव करना, बाकी के प्रोसीजर तो सेम है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट थोड़ा आगे हल कर लें। यहाँ देखिए 5x माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टा 100, माइनस से गुणा करेंगे अंदर x बट्टे 5 प्लस गुणा माइनस माइनस के 500। ठीक है, यही रहने दें या और हल करें? बच्चों बताओ क्या करें? ये एक्स वाला है ना, इसको एक साथ रहने देते हैं, ना भी रखोगे तो चलेगा। ठीक है, बट मैं कर देता हूँ। जैसे ये 5x है ना, ध्यान दीजिए, ये 5x है और ये माइनस के x बट्टे 5 है, इसको मैं अलग हल कर लेता हूँ। 5x माइनस के x बट्टे 5, लॉसर पर 5 आ जाएगा, 5 बचे 25 x माइनस x, तो ये हो जाएगा 24 x बट्टे 5, अगर मैं इसको हल करूँगा तो, है ना। तो इसको हल करने पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बट्टे 100 है,
इसको और इसको हल किया तो मुझे क्या मिला, प्लस के 24x/5 और यहाँ है माइनस के 500। तो ये मेरा प्रॉफिट वाला फलन है, पी एक्स। पी प्रॉफिट फलन हमारे पास क्या है, माइनस के x²/100 प्लस के 24x/5 माइनस के 500। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? फिर से बता दूं, ये एक चीज को बनाने के में इतने रुपए लगते हैं। आपने एक्स चीज बनाई तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको और इसको जब गुणा करोगे तो ये विक्रय मूल्य आएगा, सेलिंग प्राइस। आपको बनाने में जो खर्चा लगा है वो ये है, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट क्या होता है, लाभ। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देना है। ये मेरा विक्रय मूल्य है, ये मेरा क्रय मूल्य, घटा दिया, इसको हल किया, ये आ गया, सिंपल। इसमें ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। अब उच्चतम निम्नतम वाला प्रश्न है तो तरीका वही है, जो भी फलन दिया जाता है हमें 2 बार अवकलज करना होता है। तो पहली बार अवकलज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि फलन x के रूप में है तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, dp/dx। माइनस के 1/100 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का अवकलज 2x। 24/5 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1, कांस्टेंट का अवकलज 0। तो dp/dx अपन को क्या मिला, काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, माइनस के x/50 प्लस 24/5। ठीक है, ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव है। पहली बार जब हमने अवकलज किया तो ये मिला, ठीक है। दोबारा अवकलज करो, x के सापेक्ष, माइनस के 1/50 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1 होता है, सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है। तो डबल डेरिवेटिव में अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ क्या बच रहा है, माइनस के 1/50। क्या इसके साथ कोई x है, जी नहीं, यानी कि कोई भी आ जाए x का कुछ भी मानो, ये भैया डबल डेरिवेटिव नेगेटिव में ही रह रहा है। तो डबल डेरिवेटिव क्या है, ऋणात्मक है सभी x के लिए, है ना। डबल डेरिवेटिव ऋणात्मक ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई x है ही नहीं। अगर डबल डेरिवेटिव ऋणात्मक रहता है तो मेरा फलन क्या होता है, उच्चतम। अतः फलन मेरा क्या है, लाभ, प्रॉफिट है ना। अतः फलन उच्चतम है, जो कि आपको दिखाना था। लाभ फलन अधिकतम होगा, उच्चतम अधिकतम महत्तम बात एक ही है। ये मत सोचो कि सर यहाँ तो अधिकतम लिखा है आपने उच्चतम लिख दिया। तो उच्चतम अधिकतम महत्तम बात सब एक ही है, जो वर्ड लिखना चाहो आप उच्चतम की जगह यहाँ पर अधिकतम लिख देना अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है। अधिकतम है, ये हो गया, एक चीज तो मैंने दिखा दी। अगला काम क्या होता है, सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखना होता है, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखा जाता है। तो वो रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव होता है, सिंगल डेरिवेटिव यहाँ पर है dp/dx, इसको रखेंगे 0। रखो 0, क्या है अपने पास, माइनस के x/50 प्लस के 24/5। तो ये माइनस का इधर आके क्या होगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। नीचे नीचे कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 50, बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, तिरछे गुणा करोगे, x एकम x 24 गुणा 10 240 आंसर। यानी कि उसको कितनी इकाई बेचनी पड़ेगी, x इकाई माना था ना हमने, 240 इकाई बेचनी पड़ेगी। फलन को हमें अधिकतम दिखाना था, वो हम पहले ही दिखा चुके हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी,
थोड़ी तबीयत भी मेरी ढीली है। कल से हम विविध प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ आज के वीडियो में विविध प्रश्नावली में कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो, इनको ज़रूर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। पहला वाला कर लेना, ये छोटे नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में। मैं नंबर भी बता दूंगा कौन से कितने नंबर में आ सकता है। पहला वाला 2 नंबर में, कुछ करो ना करो ये ज़रूर करने। पहला वाला हो गया। पहला वाला, उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं बताता चलूंगा भाई, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। 12वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, इनको तो करना ही करना है आपको। 12वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाऊं, ये 14वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में एक ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद ये वाला भी कई बार पूछा गया है। तो विविध प्रश्नावली के ये जो प्रश्न मैंने टिक कराए हैं, ये एग्जाम में सीधे सीधे बड़े नंबर में आते हैं, ठीक है। इनको तो करना ही करना है, बाकी तो करेंगे करेंगे सारे, लेकिन इनको ज़्यादा ध्यान देना है, इनको एक तरीके से रट्टा मार लेना, जो मैंने आपको बोला है। तो आज के सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ। कल मिलेंगे 5 बजे विविध प्रश्नावली के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, क्योंकि कल और परसों के अंदर विविध प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी। सोमवार से हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, सोमवार से सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 5, 6 खत्म हुआ है अभी, इसका मैं टेस्ट भी लूंगा, तो टेस्ट के लिए रेडी रहना। 13 दिन 13 सीरीज वाला जो सीरीज आपको दिखेगा, वहाँ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए, उनको भी लगाते रहना। तैयारी शुरू से कीजिए, ये नहीं कि बस खाली एनसीईआरटी पढ़ना है बाकी नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी भी पढ़ते रहना जो मैंने इंपॉर्टेंट डाले हैं। नई सीरीज भी आएगी इंपॉर्टेंट की, 13 दिन 13 सीरीज। तो पहले ये खत्म कर लो, पुराना वीडियो देख लो, फिर नया भी हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में कल विविध प्रश्नावली के साथ। शशांक प्रजापति, शेषमानी प्रजापति, थैंक यू सर, वेलकम मेरे भाई। हाँ ऑफलाइन ओपन हो जाएगा। कोई भी आप लोगों का डाउट हो, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आ रही हो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये मेरा नंबर है 8265971820। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए। जो भी दिक्कत हो रही है ना, उसका वीडियो बनाइए, किसी दूसरे के फ़ोन से वीडियो बना के अपने व्हाट्सअप में लीजिए और मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए इस नंबर पर। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है ना, जो एप्लीकेशन वाले हैं वो ऐसे काम नहीं करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम, वो बोलते हैं वीडियो बना के दो। क्योंकि जो टेक्निकल टीम है वो प्रूफ मांगती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा, प्रूफ पूरा दिखाना पड़ता है वीडियो बनाकर। तुम जो भी तुम्हारे दिक्कत आ रही है वो वीडियो बना दो और मुझे भेज दो, वो प्रूफ उनको भेजना पड़ता है, तो फिर वो दिक्कत दूर करते हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आ रही है, इस नंबर पर मुझे भेज दीजिए, मैं उसको दूर कर दूंगा। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी मुझसे आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। जय हिंद।